हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना शुरू करेंगे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप इसके कॉन्सेप्चुअल आसान क्वेश्चन को गलत करेंगे, और किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आपने आसान क्वेश्चन गलत किए तो आपके कट ऑफ के आगे रहने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी आपका प्रीलिम्स हो या आपके स्कोर अच्छे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हम पहले फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे और तब फिर इस पे एडवांस स्टडी करेंगे। लेकिन ये फंडामेंटल्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, और उसमें करंट अफेयर्स को भी ऐड किया गया है। जब हम ये डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ही नहीं। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है देखते हैं। पहला है द बिग बैंग थ्योरी। हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। पूरा बोर्ड आपके पास है, आप क्लियरली क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड भी रखिएगा। द बिग बैंग थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे सामान्य सिद्धांत बिग बैंग है, बिल्कुल सही है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार पर आधारित है, बिल्कुल सही है। अल्फ्रेड वेगनर ने बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या की। बिग बैंग शब्द फ्रेड हॉयल ने दिया था। देखिए, ये कई सारे टर्म्स हैं। ज्यादातर हम क्या जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी का नाम आया तो तुरंत 1927 जॉर्ज लेमेंटेयर का नाम हमें याद आता है, जो कि बेल्जियम के एक पादरी थे, उन्होंने ये बात दी थी। लेकिन हम अब इससे ज्यादा की कोशिश करेंगे पढ़ने की। कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्ड होता है। पहली बात, बिग बैंग उत्पत्ति का सबसे सामान्य सिद्धांत है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तो कभी कभी आए कि जब बिग बैंग सिद्धांत है ना, वो किससे संबंधित है, तो एक तो ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का भी सिद्धांत है, प्लस ये सोलर सिस्टम अगर आ जाए किसका है, तो ये सबका है और ग्रहों का है। या सोलर सिस्टम ग्रह ना कहने, हम गैलेक्सी कहें तो ज्यादा अच्छा है। गैलेक्सी प्लस ग्रह, इन सब की उत्पत्ति की बात करता है। अब क्वेश्चन नंबर, जो ये इस क्वेश्चन के आगे के पार्ट पे हम बढ़ते हैं। आगे का पार्ट क्या है, बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार पर आधारित है। बिल्कुल, बिग बैंग हमेशा से ब्रह्मांड के सिद्धांत पे आधारित है कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन रीसेंट रिसर्च ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की जो कुल एज आंकी जा रही है वो 33 अरब वर्ष आंकी जा रही है, जिसमें से 13.7 अरब वर्ष पूर्व बीत चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत को अभी तक सही माना जाता था, तो 33 अरब वर्ष के बाद क्या होगा कि एक जो अभी तक बिग बैंग हुआ था ना, वो बिग बैंग नहीं होगा, उसकी जगह पे एक बिग क्रंच आएगा। 33 अरब वर्ष बाद एक बिग क्रंच आएगा और जो यूनिवर्स है वो सिकुड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि बिग बैंग जो है वो ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत पर ही आधारित है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ये ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत दिया किसने किसने था, तो ये एडविन हबल ने दिया था। किसने दिया, एडविन हबल। तो दो और बातें आ गई। पहला आ गया कि एडविन हबल ने दिया था, और 33 अरब वर्ष पूर्व जो 33 अरब की एज मानी जा रही है, तब बिग बैंग की जगह क्या आएगा, बिग क्रंच आएगा। ठीक, अब आते हैं, अल्फ्रेड वेगनर ने बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्कुल गलत है ये। वो अल्फ्रेड वेगनर ने नहीं की थी, रॉबर्ट वेगनर ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी, 1967 में की थी। और बिग बैंग शब्द जो दिया था वो फ्रेड होयल ने दिया था। तो बिग बैंग शब्द किसने दिया, फ्रेड होयल ने दिया। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया। अब बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या कौन कर रहा है, वो अल्फ्रेड वेगनर नहीं कर रहा है, वो रॉबर्ट वेगनर कर रहा है। ये बेसिक डिफरेंस इसमें आप समझिए। ठीक है, अब कुछ नई रिसर्च और आ रही हैं। कुछ नई रिसर्च ये कह रही हैं कि ये बिग बैंग जैसा नहीं हुआ कि एक छोटा गोलक था, उसमें वो बहुत ज्यादा डेंसिटी का था, फायरी टिनी बॉल थी, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और फिर उससे संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण हुआ है। लेकिन अब आ रहा है ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी। तो रिसेंट जो थ्योरी आ रही है ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी, वो ये मान रही है कि चाहे गैलेक्सीज हो, चाहे स्टार्स हो और चाहे प्लेनेट हो, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लेनेट, ये सब ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी, ग्रेविटेशनल वेव से बने हुए हैं। इसलिए इस नई थ्योरी को ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट, assertion रीजन, द गैलेक्सी इज बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ नेबुला। गैलेक्सी नेबुला से बनी हुई है, यह माना जाता है। ठीक, अब दूसरा कथन, निहारिका में मुख्य रूप से हीलियम गैस पाई जाती है, यही विकल्प और सही विकल्प चुनना है। अब देखिए, आकाशगंगा का निर्माण निहारिका से हुआ है, बिल्कुल सही है। निहार मतलब होता है बादल, जो कि एक संस्कृत शब्द है, और नेब्यूला जो है वो एक लैटिन वर्ड है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस होती है, ना कि मुख्य रूप से हीलियम गैस होती है। यही बेसिक डिफरेंस इसमें है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन गैस है, फिर हीलियम गैस है, और भी गैसेस इसमें है, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। तो गलत क्या होगा, हीलियम गैस मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, ए सही है, पर बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आकाशगंगा जो कि हाइड्रोजन गैस के घूमते हुए बादल हैं, जिसे नेबुला कहते हैं, उससे बना हुआ है। फिर उसमें छोटे छोटे कोर डेवलप होते हैं उसी हाइड्रोजन गैस के, जिससे स्टार का निर्माण होता है, और फिर से स्टार के कोर में हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है, और स्टार्स में लाइट आती है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, वो गलत हुआ। हमारी जो आकाशगंगा है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, यह भी याद रखिएगा कि हमारी आकाशगंगा क्या है, मिल्की वे है। 3 तरह की आकाशगंगा है, एक स्पाइरल है, एक एलिप्टिकल है, और एक इर्रेगुलर है। हमारी आकाशगंगा कैसी है, स्पाइरल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा टाइप की आकाशगंगा स्पाइरल ही होती है, और ये आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अभी तक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी यही कहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक होल, इनमें से कौन सी विशेषता ब्लैक होल की नहीं है। एक तारा जब अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक्सप्लोजिव हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो तारा जब यहां से शुरू करते हैं विस्फोट, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा में तारे का जो कोर है वो बच जाता है, उस कोर को हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रॉन तारा। अब यहीं से एक प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, जब इसी न्यूट्रॉन तारा का जो कोर है, या इस न्यूट्रॉन तारा का जो इमेंस मास है, वो एक प्लेस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और उसकी डेंसिटी भी इमेंस हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टार होता है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल किसी भी स्टार के लाइफ का अंतिम हिस्सा होता है, लेकिन कोई भी स्टार ब्लैक होल नहीं होता है। अगर कोई भी जो न्यूट्रॉन तारा है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी ब्लैक होल नहीं बनता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो जो स्टार सन के मास से 3 गुने से ज्यादा होगा, अगर 3 गुने से कम है तब तो उसकी जो जीवन काल है न्यूट्रॉन तारे तक ही है, लेकिन अगर 3 गुने से ज्यादा है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा एक ब्लैक होल में। और ब्लैक होल में क्या नहीं होता, देखते हैं। ब्लैक होल का समस्त द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, सही है। ब्लैक होल का घनत्व तो अनंत होता है, यह भी सही है। डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। इट इज द सिंगल स्टेज ऑफ स्टार्स लाइफ साइकिल, ब्लैक होल तारे के जीवन चक्र का अंतिम अवस्था होता है, यह भी सही है। फिर क्या है, लास्ट में लिखा है ब्लैक होल की गुरुत्वीय शक्ति परिमित होती है, परिमित नहीं अपरिमित होती है। कैसी होती है, अपरिमित होगी, इसलिए ये क्या है, ये गलत हो गया। तो परिमित अपरिमित कर समझिएगा, फोर्सेस नेग्लिजिबल नहीं होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लाइट भी उससे होकर नहीं जाता है। सिग्टेरियस का नाम सुना होगा, वो भी एक ब्लैक होल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर विंड। सूर्य की किरणों में से कौन सी परत सौर पवनों के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए, संवहन मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, या कोरोना। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, कोरोना। अब इस बात को हमें एक स्ट्रक्चर से समझना होगा, तभी इस बात को समझ पाएंगे। देखिए, ये सूर्य का स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब सूर्य के स्ट्रक्चर में यहां पे लिखा हुआ सोलर विंड, सोलर विंड इसी कोरोना का पार्ट होता है। कोरोना आउटर मोस्ट पार्ट होता है। आप एकदम क्लियरली ये जान देख के समझ रहे होंगे कि इसका पार्ट कौन कौन सा है। पहला पार्ट है कोर पार्ट, सबसे बीच में आपको व्हाइट रंग वाला पार्ट दिख रहा होगा, वो क्या पार्ट है, वो कोर पार्ट है। उसके बाद का जो पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा वो रेडिएटिव जोन है, और फिर क्या है, कॉन्वेक्टिव जोन। इसके अलावा शुरू होता है अब इसका एटमॉस्फेयर, सूर्य का एटमॉस्फेयर, जिसमें 3 है, फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है, और कोरोना है।
फोटोस्फेयर वो पार्ट होता है जहां से आपका सन निकलता है। अब देखिए यहां पे सॉरी, जिससे आपका इंसोलेशन आता है। अब यहां पे एक बात समझने वाली बात है कि जो फोटोस्फेयर है उसी पे आपको क्या मिलेगा, ये ब्लैक जो सन स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट जिसे कहते हैं ना, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, वो यहां पे मिलेगा। फिर दूसरा खास बात कि अगर फोटोस्फेयर वाले पार्ट पे आपको यहां पे सन स्पॉट दिख रहा है तो ये भी 11 ईयर का इनका एक साइकिल होता है। कुछ महीनों या दिनों के लिए बनते हैं, 11 वर्ष के चक्र में बनते हैं। जो प्लेस होता है कोर का वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि ये जो फोटोस्फेयर का पार्ट है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो समझिए। अगर फोटोस्फेयर क्या होता है कि इसका कुछ भाग, इससे प्रकाश बहुत सारे कलर का निकलता है। बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं जो ये फोटोस्फेयर खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस प्लेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है वहां पर हमें कुछ लाइंस दिखती हैं। उन लाइंस को फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर लाइन। तो फ्रॉनहोफर लाइन कहां मिलेगी? हमें फोटोस्फेयर पे मिलेगी। अब आते हैं हमारा जो क्वेश्चन है कोरोना वाला, वो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण, ये याद रखिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही नहीं आता है सूरज से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण, याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण जो होते हैं वो आते हैं। और जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से क्या होते हैं? सोलर विंड्स के रूप में। यानी अगर पूछा जाए कि सोलर विंड्स में कौन कौन है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, और उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो विंड आता है, अब वो विंड जब हमारे पृथ्वी के जो कक्षा है उस पृथ्वी के कक्षा में आता है तो 400 किलोमीटर की रफ्तार से आता है। 400 किलोमीटर, सोचिए स्पीड कितनी ज्यादा है। कितने स्पीड? 400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। और जब ये आएगा तो क्या होगा? आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर क्या होती है? एक आइनोस्फेयर होता है ना एटमॉस्फेयर में। अब ये आइनोस्फेयर से रिएक्ट करेगा और आइनोस्फेयर की परत को क्या करता है? समाप्त कर देता है। इन्हीं के इंटरेक्शन से क्या होगा? जो पोल्स हैं उस पे ऑरोरा लाइट्स दिखाई पड़ती हैं। ऑरोरा लाइट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सोलर विंड्स इंपॉर्टेंट हैं, जो किसके लिए साथ आती हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक प्रवाह है जो पृथ्वी कक्षा में आएंगी और क्या करेंगी? आयन मंडल से टकराकर आयन जो लेयर्स हैं उसको खत्म करती हैं, समाप्त करती हैं, जिससे भारत जो बेतार व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ शक्तिशाली होते हैं कण जो आयनोस्फीयर से रुक नहीं पाते, नीचे तक आते हैं, फिर वो वायुमंडल की वायु से अभिक्रिया कर लेते हैं लेकिन पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, द ब्लू मून फेनोमेना इज रिलेटेड टू ब्लू मून। कह रहा है ब्लू मून। देखिए कुल जो मून का जो मंथ है वो 29.5 है। ठीक, अब कुल 12 पूर्णिमा होंगी। अब 12 पूर्णिमा एक वर्ष में है। जब 13th पूर्णिमा होगी तो जो 13th पूर्णिमा होगी वही क्या कहलाएगी? वही ब्लू मून कहलाएगी। तो किसी ने पूछा भैया ब्लू मून किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे जो 13वीं पूर्णिमा पड़ती है उसे ब्लू मून कहते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमास से कुछ अधिक दिन, ये जो कुछ अधिक दिन है ना, क्यों कुछ अधिक दिन है? क्योंकि ये जो कुल है वो 29.5 ही है। ठीक है, तो हर 2 वर्ष के बाद, यानी अगर कहें हम 2.7154 ईयर्स में एक ब्लू मून परिघटना होगी। किसी एक मास में एक अतिरिक्त पूर्णिमा का
होना यही सही है। किसी एक मास में जो एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है उसे हम ब्लू मून कहते हैं, और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा का मंथ होता है वो 29.5 ही होता है, जो कि कंप्लीट 30 दिन का नहीं होता है। और हर 2 वर्ष बाद ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो क्या होगा, एक अतिरिक्त पूर्णिमा। अच्छा, खास बात और है कि एक ही महीने में जो एक अतिरिक्त पूर्णिमा पड़ेगी उसके बीच का भी डिफरेंस जो होगा वो 29.5 डेज ही होगा। तो एक अतिरिक्त पूर्णिमा जो वो है ये। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? अब सबसे बड़ा ग्रह, आप जानते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है वो बड़े से क्रम में लिख देते हैं। नंबर 1 पर सबसे बड़ा बृहस्पति या बृहस्पति या जुपिटर। नंबर 2 पे है शनि या सैटर्न। नंबर 3 पे है अरुण, यूरेनस। फिर वरुण यानी नेपच्यून। अब 5वें नंबर पे आएगी पृथ्वी। फिर आएगा शुक्र। 7 पे आएगा मंगल और 8 पे आएगा बुध। शनि जो है ये सबसे कम घनत्व है। बृहस्पति जो है ये स्टार जैसा भी है और प्लैनेट जैसा भी है। ये जो ग्रह हैं ये इनर प्लैनेट हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और कैसे हैं? ये है आउटर प्लैनेट। और कैसे हैं ये? गैसीय भी हैं। इसे हम गैसियस भी कह सकते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? अरुण है। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज इज क्लासिफाइड एज द थर्ड कैटेगरी? थर्ड कैटेगरी देखिए, जितने भी ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी के सेलेस्टियल बॉडीज हैं। 8 ग्रह जो हैं ये फर्स्ट कैटेगरी के सेलेस्टियल बॉडीज हैं, याद रखिएगा। ठीक। फिर जो बौने ग्रह हैं वो सेकेंड कैटेगरी की सेलेस्टियल बॉडीज हैं। और जो ये क्षुद्र ग्रह है ना, ये थर्ड कैटेगरी की सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो 3 तरह के सेलेस्टियल बॉडीज, यानी जो ब्रह्मांडीय हमें कण दिखाई पड़ते हैं या जो बॉडीज दिखाई पड़ती हैं, उनमें तीसरे प्लेन जो है वो कौन है? वो क्षुद्र ग्रह है, ये याद रखिएगा। ठीक है। प्लूटो, सेरेस, मेकहेम, ये सब क्या है? बौने ग्रह हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, अर्थ इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। अर्थ इज द फोर्थ लार्जेस्ट। जैसे ही हम कहेंगे फोर्थ लार्जेस्ट, आप कहेंगे नहीं, पहला है जुपिटर, दूसरा है सैटर्न, तीसरा है अरुण, फिर वरुण और पृथ्वी क्या है? अर्थ है फिफ्थ। अर्थ है फिफ्थ लार्जेस्ट और बिगेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट और सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसमें डेंसिटी के फॉर्म में 5.5 टू डेंसिटी है इसकी। फिर दूसरा क्या है? अर्थ एक्सिस टिल्टेड 23.30। ये बिल्कुल सही है, ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक। फिर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू 149.6 मिलियन किमी, या ये कह सकते हैं 14,95,96,000 किलोमीटर। ये भी बिल्कुल सही है। एवरेज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मून इज 13 टू 14 लाख किलोमीटर, जिसे हम कह सकते हैं कि ये भी अप्रोक्सीमेटली सही है। चूज द करेक्ट। अब कह रहा है सही चुनिए, सही चुनिए। तो पहला तो गलत ही हो गया।
चलिए, पहला तो गलत ही हो गया, दूसरा अर्थ एक्सिस सही है, तीसरा एवरेज डिस्टेंस सही है, चौथा 13,84,000 ये भी सही है। तो सही क्या होगा? अब इसमें ए गलत हो गया तो बीसीडी, बीसीडी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये मैं एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। assertion reason, Venus is the brightest planet, Venus is the brightest planet, Venus is the hottest planet। अब कह रहा है assertion reason। अब देखिए आपके क्वेश्चन की जो पॉइंट्स है अब आए। assertion reason कह रहा है, क्या assertion reason है? शुक्र जो है सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, यह बिल्कुल सही है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। क्यों चमकीला ग्रह है? और शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है, तो चमकीला ग्रह है। क्या assertion रीजन दोनों एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कैसे? ए सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखिए इसमें क्यों ये क्वेश्चन, ये क्यों आशा आ रहा है। शुक्र जो है वो बिल्कुल सबसे चमकीला ग्रह है, लेकिन किसी चीज की चमक के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? चमक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या उसका टेम्परेचर ज्यादा हो? टेम्परेचर भी ज्यादा है, लेकिन चमक के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसका एल्बिडो कितना ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर तो 464 डिग्री सेल्सियस है ही, जो इसका टेम्परेचर है, तापमान है, वो 464 डिग्री सेल्सियस तो है ही। इसकी वजह से वो चमकता नहीं है, इसकी वजह से वो सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक, और सर्वाधिक चमकीला है क्योंकि इसका जो एल्बिडो है, एल्बिडो है वो कितना है? वो 70% है। यानी अपने ऊपर आपतित जितना भी विकिरण है उसका 70% जो शुक्र है वो वापस भेज देता है। शुक्र के एटमॉस्फेयर में जो 96% जो है वो CO2 है, इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरीके से, सॉरी, ये प्रेशर कुकर की तरीके से बिहेव करता है। तो असर्शन रीजन में रीजन ये नहीं सही है। उसका अगर दिया होता कि एल्बिडो 70% है, ये उसके सबसे ज्यादा चमकने का कारण है। सांझ और भोर का तारा भी इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट, सैटर्न हैज द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम में उपग्रह हैं। सैटर्न डेंसिटी इज द लोएस्ट अमंग द प्लैनेट, बिल्कुल सही है। शनि सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला प्लैनेट है। 146 इसके प्लैनेट्स माने जाते हैं। और जुपिटर, जुपिटर ही कितने माने जाते हैं? 95 to 96 इसके भी माने जाते हैं। 146, कुछ रिसर्च बता रही हैं 200 से ज्यादा, लेकिन अभी तक ज्यादा जगह पे जो है 146 ही आ रहा है, तो हम अभी वही मान के चल रहे हैं। ठीक है, जुपिटर 95। ठीक, अब इसमें खास बात की दोनों सही है। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, ये भी सही हो गया। शनि का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है, यानी ए और बी दोनों सही है। शनि का जो डेंसिटी है वो इतना ज्यादा कम है कि अगर उसको पानी पे छोड़ दिया है तो वो क्या होगा? वो तैरेगा। सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो पृथ्वी का है 5.52, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो सब गैसियस हैं, उनका घनत्व वैसे भी कम है, इसलिए उनको जोवियन लाइक प्लैनेट कहते हैं। और जो पहले के 4 हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, यानी पृथ्वी के तरीके के ग्रह। ये ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स की जो सीरीज हमने शुरू की है, का ये पहली क्लास है। याद रखिएगा कि ये सीरीज डेली एक ही नहीं होगी, हर हफ्ते में अलग अलग दिन ज्योग्राफी के अलग अलग सेक्शंस के फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका फंडामेंटल एकदम क्लियर हो और एग्जामिनेशन में आसान क्वेश्चन गलत ना हो। फॉलो कीजिए इस पूरी सीरीज को, ताकि ज्योग्राफी आपकी बेहतर प्रिपेयर हो। गुड बाय, गुड लक।